NCP leader and political giant Sharad Pawar has long been known for his strategic political brilliance. Breaking updates we're tracking this hour. The Election Commission press conference is expected today, and it's expected at 3:30 p.m. today. The poll dates are likely to be announced. Remember, in Maharashtra, questions have already been raised by Shiv Sena UBT leaders on why there is a delay. For Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. अवघ्या काही मिनिटातच समोर येणार आहे. संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहिलेल्या पोस्टल मतमोजणीला अवघ्या काही मिनिटात सुरुवात होणार आहे. The figure of the change at the bottom of the screen has changed very dramatically. So I want to highlight that to our viewers. Sharad Pawar is only leading in 10 seats. Uddhav Thackeray only in 19. Ajit Pawar leading in 37. Look at this. The Congress leading in only 20. It is the Shiv Sena under Shinde leading in 58. In one of the most important battles after the Lok Sabha election, the BJP-led Maha-Yuti alliance has retained power in Maharashtra. अभी महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन के नतीजा है जिसके तहत एनडीए ने 230 प्लस सीटों के ऊपर उनकी जीत दर्ज की और महाविकास आघाड़ी सिर्फ 52 सीटों के ऊपर ही जीत कर अपना परचम लहरा पाए। फिर से महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर से वही पार्टी अपोजिशन में रहेगी। महाराष्ट्र के अंदर जो एनडीए ने जीत दर्ज की है उसके पीछे के मेन मुद्दे क्या है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर देखो महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के गवर्नमेंट के ऊपर फिर से जीत दर्ज करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उनको सबसे ज्यादा हेल्प की है जो अभी अपोजिशन में बैठने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा फॉल्स नरेशन और बहुत ज्यादा फॉल्स नैरेटिव्स पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से फैलाए गए, जो कि अपोजिशन का काम बिल्कुल ही नहीं है कि कोई नैरेटिव फैलाए और वो फॉल्स है। जैसे कि आप अगर देखोगे तो हम इसी मुद्दों के ऊपर, इसी नैरेटिव्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि नैरेटिव कौन से थे। सबसे पहला नैरेटिव देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अपोजिशन ने सबसे बड़ा नैरेटिव फैलाया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर्जा लेके महाराष्ट्र को पूरा डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत महाराष्ट्र के हर एक नागरिक के ऊपर कर्जा बढ़ेगा, महाराष्ट्र जो है दुर्गति करेगा, उसकी डेवलपमेंट पूरी तरीके से रुक जाएगी। बट अगर आप देखोगे इन सारी चीजों पे महाराष्ट्र के ऊपर जो कर्जा बढ़ रहा है उससे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को समझना जरूरी है। जैसे कि जो लोन गवर्नमेंट ले रही है किस तरीके के लोन है। आप अगर देखोगे एक कंट्री के अंदर बिल्कुल ओल्ड पॉपुलेशन है, अभी वहां पर काम करने वाले बहुत कम लोग होंगे, उनके मैनफोर्स जो है बहुत कम होगी। अगर आप उनको कर्जा दोगे या फिर वो कर्जा लेंगे, उस कर्जे को पूरी तरीके से फिर से रिटर्न नहीं कर पाएंगे और डेब्ट में डूबते जाएंगे। सेम एग्जांपल है हमारे पास जापान का। और दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 50% पॉपुलेशन जो है यंग है और 50% पॉपुलेशन ओल्ड है। एक घर के अंदर एक पर्सन काम करता है, उसके नाना नानी, पिताजी, मम्मी और ये पूरा परिवार उसका उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हालांकि वो कमा पा रहा है अच्छा खासा, बट जितना भी कमाएगा उतना घर चला जाएगा उसके अंदर से, उसके पास कोई सेविंग बिल्कुल भी नहीं रुक पाएंगे और अगर फेड भी पाएगा तो बहुत अरसा लंबा लग जाएगा। सेम एग्जांपल है जर्मनी का। अभी आप थर्ड एग्जांपल के अंदर महाराष्ट्र आता है। वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर यंग पॉपुलेशन अच्छी खासी है, वहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अगर वहां की इकोनॉमी, वहां का गवर्नमेंट कर्जा लेगा तो उसको फेडने में उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी और ना ही वो पूरी तरीके से बैड थिंग के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कर्जा लेके वो गवर्नमेंट या फिर वो सरकार, वो स्टेट किन चीजों के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर आप देखोगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जितने भी कर्जे लिए थे वो सारे के सारे डेवलपमेंट के लिए यूज किए गए। जैसे कि अगर आप देखोगे 67% रेवेन्यू जो है बोरो कर रहे हैं डेब्ट के तहत। पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर जो है हमारा एजुकेशन, हेल्थ केयर और सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने इन्वेस्ट किया, यानी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया और वेलफेयर की भी कुछ स्कीम्स है। वेलफेयर से स्कीम के अंदर अगर आप देखोगे, आपने फार्म लोन्स वेवर का एक योजना बनाई जिसके अंदर महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जयुक्त योजना, ये जो सारी चीजें आ रही है, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, इन चीजों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र के अंदर ज्यादातर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। हमें आने में जब भी हम प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में कहना चाहिए। अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के ऊपर 7.11 लाख करोड़ का कर्जा है।
अभी यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इतना कर्जा लेना अच्छी बात होती है, नहीं अच्छी बात होती है, आप खुद डिसाइड कीजिए। मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पर महाराष्ट्र के ऊपर 7.11 लाख करोड़ का जो है कर्ज डेट है, बट हम अगर दूसरे राज्यों के साथ कंपेयर करें, जैसे कि यूपी हो गया, तमिलनाडु हो गया, सिंपली अगर देखोगे महाराष्ट्र की बात में, अगर मैं तमिलनाडु का आपको बता दूं तो 7.26 लाख करोड़ जो उनके ऊपर कर्जा है, और दूसरी चीज देखोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 7.10 लाख रुपीज का कर्जा है उनको। इसके लिए जो है आप देखो दूसरे स्टेट के पास भी इतना कर्जा ले रहे हैं, जहां पर भी एनडीए की गवर्नमेंट भी नहीं है बहुत जगह पे, स्टिल वो कर्जा ले रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है उसके बाद में एक, और आपको और एक यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, डेट टू जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, या फिर प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप उसके अंदर। वहां पर क्या होता है, ये चीज को समझना जरूरी है। ग्रॉस जीएसडीपी जो है ना, वो क्या होता है एग्जैक्टली आप देखिए, जो भी स्टेट होता है उस स्टेट के रेवेन्यू के ऊपर कितना परसेंट कर्जा जो है गवर्नमेंट ने लिया है, वो इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर दर्शाता है। अभी यहाँ पर देखिए, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो है पूरा का पूरा रेवेन्यू 5000 रुपीज है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगर 1000 रुपीज लोन या फिर डेप्ट लिया है, तो वो जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रेवेन्यू के ऊपर पूरी तरीके से 20% डेट टू जीएसडीपी बन जाता है। यहाँ पर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो है 17.59% जो है डेट टू जीएसडीपी है। अभी दूसरे स्टेट का देखोगे, तमिलनाडु का, तमिलनाडु के अंदर देखोगे तो 25.63% जो है डेट टू जीएसडीपी है। उत्तर प्रदेश का देखोगे तो डेट टू जीएसडीपी रेशियो जो है 35% है। अगर आप दूसरे राज्यों की तुलना में देखोगे तो महाराष्ट्र का जो है सस्टेनेबल है, उतना भी ज्यादा नहीं और उतना भी कम नहीं है। और आज के टाइम पे इस तरीके का फॉल्स नरेशन जो है, नरेटिव जो है पूरे महाराष्ट्र की जनता के पास जो है उन्होंने क्रिएट किया। बट वो एक चीज भूल गए कि महाराष्ट्र के अंदर आज 24th सेंचुरी की यंग जनरेशन भी रहती है, जिनको सारी चीजों के बारे में पता होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने भूल गए, यहाँ पर ही उन्होंने मिस कर दी। और दूसरा एक फॉल्स नैरेटिव अपोजिशन के द्वारा फैलाया गया कि ग्रामीण इलाकों के लोगों के ऊपर गवर्नमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं, ना ही गवर्नमेंट उनके ऊपर ध्यान देती है, ना ही गवर्नमेंट उनके लिए काम करती है। बट यहाँ पर चीज समझने वाली और एक बात उन्होंने कही कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के जो है सत्ताधारी लोग हैं, वो पूरी की पूरी तरीके से अदानी अंबानी ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही साथ देते हैं। बट यही चीज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक चीज की, उन्हीं दिनों में 28th एनिमल सेंसस आया था, उसके अंदर ऐसे पता लगा कि पिछले सर्वे के अंदर जो सेंसस के अंदर डाटा आया था, उसके तुलना में 20.9% जो है एनिमल्स की, यानी हाउस होल्ड काऊ की जो है कंडीशन जो है पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी थी, कम हो चुकी थी। इसी चीज को टैकल करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक चीज की, जिसके तहत देखिए क्या होता है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे लोग, महाराष्ट्र या फिर पूरे भारत के अंदर आप देखोगे तो बहुत से गांव के अंदर जो है, या फिर बहुत से जो है खेड़े गांव के अंदर जो है, वहां की इकोनॉमी मिल्क इकोनॉमी कह के पुकारी जाती है, क्योंकि वहां पर का पूरा का पूरा घर जो है महाराष्ट्र के अंदर गाय भैंसे इस तरीके की दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं, उसी चीज के लिए जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, उनको पालते पोसते हैं। बट अब वो काम के नहीं रहे, जब दूध वगैरह नहीं देंगे तो उनको बेच दिया जाता है। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर उस चीज की एनिमल्स की संख्या कम होने लगी। बट वहां पर उन्होंने एक चीज देखी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने, कि उन्होंने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया। ये तो एक नॉमिनल दर्जा था, क्योंकि इस चीज से क्या होगा, एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमारी गाय, हमारा एनिमल जो है, हमारी प्राइड है, इसको बेचने से हमें कोई फायदा नहीं है, इस वजह से वो रेयरिंग कर सकेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या की कि वहां पर उन्होंने महाराष्ट्र गौ सेवा कमीशन का गठन किया। उसके अंदर 50 रुपीज पर डे जो है गाय को जो है आप कह सकते हो कि सब्सिडी दी जाती है, जिसके कारण गाय को जो है प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही वो बेच पाएंगे, जिस तरीके से हमारी जो राजमाता जो है वो पूरी तरीके से सस्टेन हो पाएगी। अभी आप चीज देखिए, छोटी चीज लग रही है, बट महाराष्ट्र या फिर भारत जितने भी राज्य है, उनकी खेड़े के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, उनका पूरा का पूरा घर चलता है उन चीजों के ऊपर। अगर उससे सब्सिडी भी मिलेगी तो उनको कुछ तो एक थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, जिससे वो उनके रेयरिंग एनिमल्स को सस्टेन तरीके से रख पाएंगे। अभी दूसरी चीज एक की उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक चीज सोचा कि, या फिर उन्होंने एक चीज अप्लाइड की, लाड़की बहन योजना। एक्चुअली इस चीज का एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं किया, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह की गवर्नमेंट ने जो इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, जिसके तहत क्या होता है, फीमेल पर्सन को जो है स्टाइपेंड दिया जाता है, लिटिल टाइप ऑफ अमाउंट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये पूरा का पूरा पैसा एक गवर्नमेंट ने जो दिया है, वो खेड़े के अंदर आपके फीमेल पर्सन के पास या फिर वुमेन के पास पैसे आएंगे 3-4 हजार रुपए, बिल्कुल नष्ट नहीं करेगी वो चीजें, या फिर मजे के लिए थोड़ी खर्च करेगी। घर के अंदर छोटी छोटी चीजें जैसे राशन होता है, सारी चीजें खरीदने में होगी, और ये सारा का सारा पैसा जो खेलते रहेगा पूरे रूरल इकोनॉमी के अंदर।
जिससे क्या होगा, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की इकोनॉमी स्ट्रांग भी होगी। और नीति आयोग में इस तरीके की, यही स्कीम नहीं पर इस तरीके से बहुत सारे राज्यों के अंदर स्कीम चल रही है। इस चीज से उन्होंने एक टिप्पणी दी थी नीति आयोग ने। उन्होंने कहा था कि इस तरीके की स्कीम जो है ना, वुमन को इंपावर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक लीडर टाइप ऑफ अमाउंट उनके पास आता है, जिसके कारण उनकी जो है घर के अंदर आवाज बुलंद हो सकती है, क्योंकि वो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी और किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। और इस तरीके से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये योजना की थी, और इस चीज को जो है अपोजिशन ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एलिगेशंस लगा के बंद करने की कोशिश की, और इस योजना से महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डेट फिर से बढ़ेगा, इस तरीके से कहा था। बट इसी चीज का, इसी योजना का महाराष्ट्र गवर्नमेंट या फिर एनडीए को बहुत ज्यादा फायदा मिला या फिर मिला। एनडीए ने ऐसी एक चीज की जो कि अपोजिशन कभी समझ ही नहीं पाई। उन्होंने छोटे छोटे कम्युनिटीज है जिनका बहुत बड़ा विरासत है, बहुत बड़ा विरासत है, बट वो कभी समझ ही नहीं पाते या फिर उनको नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता। इसी चीजों को एनडीए ने बहुत अच्छे से निखारा, इसके ऊपर स्टडी की। स्पेशली अगर आप देखोगे, बंजारा कम्युनिटी महाराष्ट्र के अंदर इनका बहुत बड़ा विरासत है, बहुत बड़ी विरासत है। तो इसी वजह से छोटे छोटे कम्युनिटी को उन्होंने एक रिकॉग्नाइजेशन देने का प्रयास किया, जिसके तहत बंजारा विकास कमीशन का संगठन किया, वो कमीशन बनाया। यहाँ पर एक चीज समझने वाली जो कि अपोजिशन बिल्कुल समझ नहीं रहे थे, कि छोटे छोटे कम्युनिटी को उन्होंने एक साथ लाया और उनका काम करने लगे। अभी देखिए कि छोटी सी कम्युनिटी को नेशनल लेवल पे, स्टेट के सेंट्रिक लेवल पे अगर आप कोई भी रिकॉग्नाइजेशन, छोटा सा भी रिकॉग्नाइजेशन करता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये एनडीए गवर्नमेंट समझ पाई, बट अपोजिशन कभी समझ ही नहीं पाई। ये भी मुद्दा, छोटे छोटे कम्युनिटी को एक साथ लाने का मुद्दा, ये सबसे बड़ा रोल प्ले किया एनडीए की गवर्नमेंट को सत्ता में लाने के लिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपोजिशन और एक फॉल्स नैरेटिव उन्होंने फैलाया कि एनडीए गवर्नमेंट वोटों के लिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर पोलराइजेशन कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है, जैसे कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नहीं रहोगे, इस तरीके से नारे फैला रही है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर एक पोलराइजेशन क्रिएट कर रहा है। बहनों भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। पर समझने वाली एक चीज है, आप कहते हो, अपोजिशन कहता है कि बिल्कुल आप जो है एनडीए जो है पोलराइजेशन कर रही है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड अपने 17 डिमांड रखता है, उसके तहत कहते हैं कि आरएसएस को बैन कर दिया जाए, और इस तरीके से बहुत सारे 17 डिमांड रखे। मैं सारे के सारे 17 डिमांड के ऊपर बात नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर बात करूंगा, जैसे कि आरएसएस को बैन कर दिया जाए, मुसलमानों को पुलिस भर्ती के अंदर स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए, स्पेशल उनके ऊपर फोकस किया जाए, और इस तरीके के 17 डिमांड रखते हैं, और अपोजिशन तुरंत उस चीज को मान्य करती है। ये चीज जनता देख रही थी ना, ये पूरे हिंदू लोग देख रहे थे, हिंदू जनता देख रही थी, महाराष्ट्र के हर मराठी आदमी देख रहा था। अपोजिशन ने उस 17 डिमांड को तुरंत ही मान लिया। उसके अंदर पहली डिमांड उनकी थी कि आरएसएस को पूरी तरीके से बैन कर दीजिए, कि भाई आरएसएस को क्यों बैन कर दे। और दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि भाई आप जो है वक्फ बोर्ड के लिए 1000 करोड़ सैंक्शन कर दीजिए, जहीं से आप सत्ता में आओगे आप 1000 करोड़ रुपए जो है वक्फ बोर्ड के लिए सैंक्शन कर दीजिए, और इमाम, मौलवी, इन सभी को जो है 10,000 का स्टाइफंड दीजिए। ये क्यों चाहिए उनको स्टाइफंड? अभी अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई पुजारी होगा, मंदिर के अंदर काम करेगा, उसको भी तो चाहिए होगा दिन। इमाम, मौलवी के लिए क्यों चाहिए? दूसरी चीज उन्होंने और एक चीज बताई कि महाराष्ट्र के अंदर पुलिस भर्ती के अंदर मुसलमान कम्युनिटी को जो ज्यादा स्पेशल फोकस किया जाए। क्यों? आप मेरिट से भी आ सकते हो, आपको आना है तो आप मेरिट से आइए, आपको क्यों स्पेशल फोकस करना चाहिए या फिर करेंगे? अभी दूसरा चीज उन्होंने और एक सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड रखी, जो कि अपोजिशन ने बिल्कुल मान ली, मुस्लिम्स के लिए 10% रिजर्वेशन दीजिए। क्यों चाहिए रिजर्वेशन? रिजर्वेशन के लिए तो हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर मराठा कम्युनिटी झगड़ रही है, धनगर कम्युनिटी झगड़ रही है, उन चीजों को उनको मान्य नहीं करना है, उनके लिए रिजर्वेशन के लिए बात नहीं करनी। बट मुस्लिम कम्युनिटी को ने जो बिल्कुल मान दिया है कि फिर क्या उनके डिमांड्स रख दिए, उन चीजों को आपको बिल्कुल एक टाइम पे झटाक से एक्सेप्ट करना है, फिर आप कैसे जीत पाओगे? इस तरीके के फॉल्स नैरेटिव पूरे के पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपोजिशन ने फैलाए, और यही फॉल्स नरेटिव उनको भारी पड़ गए, और इस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर फिर से एनडीए की गवर्नमेंट बन रही। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने की जरूरत है, अपोजिशन जो है
लोकसभा के टाइम पे पूरी तरीके से उनकी तैयारी की थी और उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है उन चीज का फायदा मिला कि महाराष्ट्र के अंदर मराठा कम्युनिटी बहुत देर से बहुत दिनों से जो है उनकी रिजर्वेशन की डिमांड रख रही है। वैसे ही ओबीसी के अंदर धनगर आता है, सेंटर के अंदर ओबीसी आता है, महाराष्ट्र के अंदर धनगर कम्युनिटी जो है एनटी के अंदर आता है और उनके एसटी के लिए डिमांड कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पर उस टाइम पे यानी लोकसभा के टाइम पे अपोजिशन को बीजेपी के विरुद्ध में कोई दूसरा पार्टी नहीं था, इस वजह से उनको फायदा मिला। इसी चीज का भ्रम जो है लास्ट तक वो रखते गए और इस टाइम पे क्या हुआ, ये सारी चीजों को देख के मराठा कम्युनिटी का भी वोट जो है पूरी तरीके से महाराष्ट्र के एनडीए को मिला। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसी चीज के बारे में सोचते सोचते इनके पूरे के पूरे फॉल्स नैरेटिव फॉल्स ही रह गए, सारी जनता समझती है। चलो यही रीजंस थे, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। A chinky speaks of quality, creativity, and all that's key. For facts and tales that set you free, subscribe now, it's where you need to be.